बात सारी थी कि मुझसे कुछ भी ज़बरदस्ती कहलवाने की। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस बात से पहचाना जाए कि मैं कौन सा नारा लगाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ या बुद्ध विहार जाता हूँ, बल्कि मुझे इस बात से पहचाना जाए कि मैं काम क्या करता हूँ। ये जो कम्युनल सेंटिमेंट है, जो कि एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ, एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ, ये जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं ना, ये एक बीमारी है। डेमोक्रेसी में इतनी तो इजाज़त तो होनी चाहिए और इतनी तो सहूलियत होनी चाहिए कि जब कोई पत्रकार किसी खबर को करने जाए तो वो उसकी खबर को देखा जाए, ना कि उसके धर्म को, उसके पहचान को, या वो कौन से नारे लगाता है। ये सब क्या आपने नहीं देखा उस रिक्शे में उस महिलाओं को बैठे, नहीं देखा कि उसने अपने मुंह से, वो अपने शौहर के मुंह पे मुंह डालकर वो ऑक्सीजन पास करे? ये हिंदुस्तान है। आपने हिंदुस्तान का हालत ये कर दिया है। लेकिन कोई लिंच कर देता मुझे, इस बात का मुझे तब तक एहसास नहीं था जब तक एक आदमी मेरे कंधे पे हाथ रख के जब उसने कहा कि तुम्हारे मुंह में दही नहीं जमा है, उस वक्त बस मुझे लगा कि अब शायद मेरे साथ कुछ हिंसा हो सकती है। हमारे बीच एक चमचमाती दाढ़ी और लंबी लंबी बाल वाले प्रधानमंत्री, जिनको बस एक ही मकसद है कि उनकी कुर्सी बची रहे। इस कुर्सी को बचाने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम में दंगा करा देना हो, उनको बांट देना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। हम जंतर मंतर मौजूद हैं और जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो पत्रकार को घेरा गया था, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था। तो अनमोल हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं। उस दिन क्या हुआ था, पूरी घटना जरा विस्तार से बता दीजिए। पूरी घटना तो अब तो लगभग सबके नॉलेज में आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ये पूरी बात बता चुका हूँ। 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा बस मोटा मोटी बता दूंगा कि उस दिन वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था और ये जो मुद्दे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, आईपीसी की 200 धारा चेंज करने की लोग बात कर रहे थे। उस दौरान जब मैं गया और मैंने उन लोगों से सवाल पूछा, मेनली सवाल यही था कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस देश में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को, तो ऐसे में इसका मतलब साफ़ है कि देश में गरीबी आ गई है और लोगों को अनाज तक नहीं मिल पा रहा है, सरकार को अनाज देना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में आप लोग ये सब मुद्दों पे क्यों बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि देश में सबको रोटी मिल जाए, सबको रोज़गार मिल जाए। और जब सबको रोटी और रोज़गार मिल जाए, तो जब सबका पेट भर जाए, तब फिर बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि क्या ये कानून सही है, गलत है, कितना लागू हो सकता है, कितना नहीं। लेकिन ये सवाल पूरा होता और इस पर पूरी बातचीत आगे बढ़ती, इससे पहले ही वो सारे लोग भड़क गए और पूरा लग तो ऐसा रहा था मॉब लिंचिंग का माहौल हो गया था। लग रहा था कि आज अनमोल बचेंगे नहीं। कैसे वहाँ से बचा के आप निकले? ये एक आप कह सकते हैं कि इसमें मेरा थोड़ा सा अनुभव काम आया फील्ड का, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं एक पत्रकार था, मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, मेरे साथ माइक थी, ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट इसमें हो सकता है कि मैं दिल्ली में था, ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन कोई लिंच कर देता मुझे, इस बात का मुझे तब तक एहसास नहीं था जब तक एक आदमी मेरे कंधे पे हाथ रख के जब उसने कहा कि तुम्हारे मुंह में दही नहीं जमा है, उस वक्त बस मुझे लगा कि अब शायद मेरे साथ कुछ हिंसा हो सकती है। और दैट वाज द मोमेंट जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर अपनी बात पे अड़े रहना है, क्योंकि बात सारी थी कि मुझसे कुछ भी ज़बरदस्ती कहलवाने की। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस बात से पहचाना जाए कि मैं कौन सा नारा लगाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ या बुद्ध विहार जाता हूँ, बल्कि मुझे इस बात से पहचाना जाए कि मैं काम क्या करता हूँ। यही पूरी लड़ाई थी। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है आज के माहौल में। जिस तरह से आपके ऊपर जो वीडियो देखा गया, वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? मतलब पत्रकार सुरक्षित नहीं था, आम जनता की क्या बात किया जाए? बिल्कुल, अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात की जाए तो देश में आप देख लीजिए, आंकड़े उठा के साल भर में 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मारे गए हैं। इस देश में बहुत सारे जर्नलिस्टों को मार दिया जाता है। कभी भूमाफिया मार देते हैं, तो कभी कोई पॉलिटिशियन मरवा देता है, कभी भीड़ मार देती है। तो गौरी लंकेश को आप देख लीजिए, कलबुर्गी को देख लीजिए। तो ये बात, ये सवाल तो है कि मतलब पत्रकार सुरक्षित
उनकी सुरक्षा का सवाल तो है, लेकिन बात यह है कि जो लोग जोखिम भरा उतनी जोखिम भरी रिपोर्टिंग नहीं करते, जो लोग कॉमन प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करते हैं, जो नॉर्मल घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं, उन लोगों पे अगर इस तरह से अटैक होने लगेगा और भीड़ हावी होने लगेगी, तो फिर इस देश में और इस देश के व्यवस्था को, इस देश के सरकारों को, इस देश के पुलिस को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आखिर फिर देश कैसे चलेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए और इतनी तो सहूलियत होनी चाहिए कि जब कोई पत्रकार किसी खबर को करने जाए तो वो उसकी खबर को देखा जाए, ना कि उसके धर्म को, उसके पहचान को, या वो कौन से नारे लगाता है। ये सारी पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की, आपने प्रशासन के पास अब गए? इससे रिलेटेड जो भी लीगल चीज़ें हैं वो सब कुछ चैनल देख रहा है। मैं इंडिविजुअल कहीं नहीं गया, ना ही पुलिस ने मुझसे कांटेक्ट किया जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का जो माहौल अभी बना हुआ है, कौन लोग थे वो? जैसे जिस तरह से कुछ बुजुर्ग भी थे, लगातार हाथ आपको दिखा रहे वायरल वीडियो, लग रहा है कि अब मार देंगे आपको। ये बहुत ही कॉमन लोग थे। अगर आप इनकी कोई पॉलिटिकल पहचान आप बात करेंगे तो आप, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल पोस्ट होल्डर नहीं थे, ये कॉमन लोग थे। कोई रिटायर हो गया है तो कोई कह रहा है कि मैं किसान हूँ, कोई 12th में पढ़ता हुआ बच्चा है, कोई कह रहा है मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन लोग थे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉमन लोगों के अंदर ये चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों को जब भी अगर प्रेज किया जा रहा है, लेजिटिमाइज कोई करता है, कोई भी करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई मीडिया चैनल हो या कोई पॉलिटिशियन हो, जो भी इस चीज़ों को लेजिटिमाइज करता है तो वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है। क्या लग रहा है, प्रेस की आज़ादी है खतरे में, इनकी भी आज़ादी है? प्रेस की आज़ादी ये बड़ा सवाल है और इस पर हमारे अग्रज जितने भी सीनियर पत्रकार हैं वो लगातार लिखते बोलते रहते हैं। और हमारी प्रेस की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भी हम लोग फिसले हुए हैं और लगातार कम हो रही है। तो ये तो बड़ा सवाल है कि प्रेस का फ्रीडम और होना चाहिए। आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए कि वहाँ पर एक पत्रकार मुँह पे एकदम सामने से वहाँ के प्रेसिडेंट को बोल देता है कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास सबूत है। इंडिया में क्या ये पॉसिबल है? इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जनता नहीं, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है और सरकारों को इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखिए कहीं भी अगर प्रेस फ्री नहीं होगा, प्रेस का फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है ना, उसका सीधा संबंध नागरिक के फ्रीडम से है, नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी से। जितना ज़्यादा नागरिक एम्पावर होगा उतना ज़्यादा प्रेस फ्री होगा। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रेस जितना ज़्यादा फ्री होगा उतना ही ज़्यादा नागरिक उस देश के एम्पावर होंगे। और कहीं भी लोकतंत्र में नागरिकों का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए प्रेस फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई पत्रकार खबर करने जाए तो उसके लिए सुरक्षा का सवाल ना हो बल्कि खबर पे बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। फारूक भाई, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। आप जो 8 तारीख को जो घटना घटी उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि ये जो कह रहे हैं ना, मीडिया वाले कह रहे हैं, आप हों या फिर नेशनल टीवी वाले हों, नेशनल न्यूज़ वाले हों, जो भी चैनल वाले हैं, ये इसको घटना क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। घटना क्या होता है? दैट इज़ एक्सीडेंटल। इट वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज प्री प्लान्ड। ठीक है, इट वाज कम्प्लीटली प्री प्लान्ड, प्रोवाइडिंग द इम्प्यूनिटी बाय द पावर। आप इसको घटना नहीं कह सकते, ये कम्प्लीटली एक इंसिडेंट आप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आप बताइए कि दिल्ली के छाती पर, देश के राजधानी दिल्ली के छाती पर जंतर मंतर, जहाँ से कुछ कदम दूर ही पार्लियामेंट है देश का, जहाँ पर कानून बनाया जाता है, जहाँ पर इस देश के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वहाँ पर बिना परमिशन के, बिना आप सबमिशन के, बिना लेटर के आप कैसे वहाँ से परमिशन ले सकते हैं? और परमिशन अगर आपको दे भी दिया, मान लीजिए किसी दूसरे इशू पे आपने परमिशन ले लिया और आप वहाँ क्या कहते हैं, ज्वलंत या फिर कम्युनल चीज़ों पे बात करने लगे, नारा लगाने लगे, तो वहाँ पर पुलिस लोग खड़े होके, वहाँ पर सिक्योरिटी लोग खड़े होके क्या तमाशबीन खड़े थे? पुलिस कह रही है कि हमने परमिशन दिया ही नहीं था। आप ये बताइए, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है ना, हम जेएनयू से जब आते हैं तो क्या करती है पुलिस? हमको गेट से ही वो स्कॉट करने लगते हैं, ठीक है, कि कहाँ जा रही है इनकी गाड़ी, कहाँ जाएंगे लोग प्रोटेस्ट करने। तो आप ये बताइए कि जब हम स्टूडेंट होके, जब हमें डिटेन कर लिया जाता है, हमारी गाड़ी को स्कॉट कर ली जाती है, तो ये लोग, ये क्या कहते हैं, ये अश्विनी उपाध्याय हो या फिर प्रीत सिंह हो, ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और ये जो लुम्पेंस हैं, जो कि एकदम जिनका काम है कम्युनल हेट्रेड पैदा करना, आपने कहा तो इनको कैसे बिना परमिशन के कैसे आ जाएंगे? आप लोगों को इसलिए ट्रैक किया था क्योंकि वहाँ जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, सरकार कहती है।
अच्छा आप ये बताइए कि अगर देश विरोधी नारे लगे हैं तो देश क्या टूटा है? कितने 4 साल 5 साल हो गए ना, देश विरोधी नारे लगे, देश टूट गया। कोई उसका एक्सपोज क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं ट्रायल चला रहा है कन्हैया पर? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कोई जेल में है? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कोर्ट क्यों नहीं वर्डिक्ट दे रहा है कि हाँ ये क्या कहते हैं इंटरनेशनल है? खाली हवाई बात करने से नहीं होगा ना, कुछ तथ्य होगा ना, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, आपके पास प्रूफ होगा ना। कि बात यह है कि देखिए गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गांधी जी ये कहे थे कि ये जो कम्युनल हेट्रेड है, ये जो कम्युनल आइडियोलॉजी है, ये जो कम्युनल सेंटिमेंट है, जो कि एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ, एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ, ये जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं ना, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज अगर वक्त पे नहीं किया जाए तो ये दंगा का रूप लेता है। तो बेहतर ये है कि अगर बीमारी है तो उसका सही समय पे इलाज किया जाए। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है बेरोज़गारी है, जो कि इस बीमारी का वजह है। आप बेरोज़गारी ख़त्म कीजिए। सबसे बड़ी इसका जो इलाज है वो शिक्षा है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर आप बीमारी को रोक नहीं पाए तो सिर्फ आपको लास्ट में वो सिम्टम दिखाएगा। और वो सिम्टम क्या है कि ये दंगे होंगे। और जब दंगे होंगे तो फिर आप उस टाइम आपके हाथ में नहीं रह जाएगा। आप कंट्रोल तो कर लेंगे, तब तक जो है ना बहुत कुछ डैमेज हो चुका होगा। समाज में जो सौहार्द का भावना है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तब तक लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगा और ये लंबे समय तक चलेगा। और आप देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि क्या इन लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में आज नहीं, आज़ादी के टाइम से ही 1947 से इस देश में कितने इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए। इनको पता नहीं कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ कितने लोग मारे गए। क्या उसमें हिंदू मारे गए? क्या उसमें केवल मुस्लिम मारे गए? क्या उसमें केवल मुस्लिम के घर जलाए गए या फिर केवल हिंदू के घर जलाए गए? अरे भाई, जो इधर से भागे उधर जलाए गए, जो उधर से आए इधर जलाए गए, ये आपको नहीं दिखते? कौन लोग? फारूक भाई, आपने कहा गांधी जी का जिक्र किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन युवा हैं जो कि उनको नौकरी नहीं चाहिए, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं? क्या वो इतने नासमझ है? वही मैं उन्हीं से तो मुखातिब हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखा कि 1990 के दशक में इस देश का क्या हाल हुआ, जब पूरे देश को कम्युनल हेट्रेड में झोंक दिया गया। क्या नहीं आप देखे? बाबरी मस्जिद के बाद गुजरात राइट हुआ, उसके बाद जो है ना मुंबई राइट हुआ, आप नहीं देखे? तो उससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको मिला क्या आपके बच्चों को एजुकेशन मिल गया? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या आपको जो फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो मिल गया ना? देखिए ये चिंदी वाली, आपने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरे सवाल सुनिए। एक वीडियो खूब वायरल हुआ होगा, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। तो योगी जी ने मंदिर दे दिया। हाँ, तो वो जो है ना, वो जो वीडियो में देखे ना, वो वायरस है। अच्छा। उस वायरस को खत्म करने की जरूरत है। उस वायरस को खत्म करने के लिए उसका जो वैक्सीन है ना, वो शिक्षा है। आपको शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको अहमियत नहीं है शिक्षा का पता। उन्हें जो है ना एजुकेशन का अहमियत पता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जब समाज में लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं ना, उनके पास कोई काम नहीं रह जाता है। उनको पैसे चाहिए होता है, एक दिन पेट पालने की 2 रोटी के पैसे चाहिए होता है। तो क्या करेंगे हम? मैं मान लीजिए मुझे आपके खिलाफ बुलवाना है, मैं उसको 1000 रुपया थमा दिया, चलिए आज जो है ना कन्नॉट प्लेस में जाके वहाँ खड़ा होकर आपको क्या कहते हैं नारे तकबीर कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, कुछ कहना होगा। क्या करेगा? क्योंकि उसके पास काम नहीं है, उसके पास इतना इल्म भी नहीं है कि वो चीज़ों को समझे। तो इस तरह का जो माओवादी हरकत है, इस तरह के जो लोग हैं जिनको पैसे देके उनको पैसे भी दिया जा रहा है, उनको इम्यूनिटी भी दिया जा रहा है। आज आप ये बताइए कि आप नहीं देखे जामिया के टाइम वो राम भक्त गोपाल, जब उनको पैसे देके वहाँ भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब एएमयू में भेजा गया तमंचा लहराने के लिए, जब जेएनयू में घुस के साबरमती हॉस्टल में बच्चों को पीटा गया रड से, जब उन पे कोई अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उनको पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कल जाके उनको जॉब भी दिया जाएगा, तो क्यों नहीं करेंगे भाई लोग? क्यों नहीं करेंगे? मतलब ये है कि अगर किसी के फ्रीज़र में गोश्त रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो गोश्त किसका है। लेकिन अगर कोई वीडियो ऑन रिकॉर्ड कहीं अटैक करता है, उसका वीडियो है, उसका फुटेज है, उसका क्लिप्स है, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये जो सरकार है इनको पता नहीं है ये देश किस मिजाज का है। ये देश गंगा यमुनी तहजीब का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सदा हमेशा मिल के रहे हैं, लेकिन जिस आग में ये झोंकना चाह रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, दोस्त ये गुब्बारा है, इसमें जहरीली हवा ज़्यादा मत भरिए।
ये गुब्बारा है, इसको ज़्यादा मत छेड़िए, ये गुब्बारा है, इसको ज़्यादा दबाइए मत, क्योंकि जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ये जहरीली हवा पूरे देश में फैलेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तरसते रह जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे, आप सोचते रह जाएंगे फिर आप क्या कर रहे थे जब ये देश को आग के झोंक में डाला जा रहा था। आप ये उस वक्त परेशान होंगे जब आपके बच्चे फिर से कोरोना पीरियड के तरह कोई एक महामारी आएगी, कोई एक बीमारी आएगी, कोई एक इस तरह का क्राइसिस आएगा। आपके बच्चे भी ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे, आपके बच्चे भी पानी को तरसेंगे, आपके बच्चे भी इलाज के लिए बाप माँ करके रोएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? आपने नहीं देखा क्या? आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे अगर मंदिर बनाना ही मकसद है, अगर मंदिर और मस्जिद से लोगों का मसला का हल हो जाएगा, तो क्या आपने नहीं देखा दिल्ली के सड़कों पे? क्या आपने नहीं देखा उस रिक्शे में उस महिलाओं को बैठे नहीं देखा कि उसने अपने मुंह से वो अपने शौहर के मुंह पे मुंह डालकर वो ऑक्सीजन पास करे? ये हिंदुस्तान है। आपने हिंदुस्तान का हालत ये कर दिया है। जीडीपी माइनस में है, -7 में है। आपका पर कैपिटा इनकम कम होते जा रहा है। आपका इन्फ्लेशन इतना हाई है। आपकी खाली दाढ़ी चमक रही है। आपके दाढ़ी और बाल के चमकने से देश का जो इमेज है वो बाहर में नहीं चमकेगा साहब। एक नेहरू जी थे जो रात दिन इसी चीज़ में लगे रहते थे कि किस तरह से हर एक समुदाय के लोगों को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जो जितने भी लोग हैं, वो रीजनल डाइवर्सिटी के जितने लोग हैं और अलग अलग कास्ट समुदाय को किस तरह से संगठित किया जाए, रात दिन इस चीज़ को लेके, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे नेहरू जी हो, इस चीज़ को लेके लगे हुए थे। आज हमारे बीच एक चमचमाती दाढ़ी और लंबी लंबी बाल वाले प्रधानमंत्री, जिनको बस एक ही मकसद है कि उनकी कुर्सी बची रहे। इस कुर्सी को बचाने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम में दंगा करा देना हो, उनको बांट देना हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उनको बांट देना हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।